हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीए की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आज की क्लास में अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं सीए इंटर एसएम की जो एमटीपी आई है सितंबर 24 अटेम्प्ट के लिए, सीरीज 1 दोस्तों, जुलाई 24 है ना। तो जुलाई 24 में आपके लिए इंस्टीट्यूट ने जो एमटीपी निकाला है उसका एसएम वाला पोर्शन हम आज की वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके एग्जाम्स सितंबर 24 में है या फिर जनवरी 24 में है या कमिंग अटेम्प्ट्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलेवेंट रहने वाला है। आपको पता है एसएम 50 मार्क्स का पेपर है जिसमें 15 मार्क्स के अपने पास एमसीक्यूज आ रहे हैं, 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आ रहा है। तो दोनों ही पोर्शंस हम इस क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरे साथ रहना, मेरा साथ देना, अपना भी दिमाग चलाना, सॉल्व करेंगे हम साथ में मिलके। बहुत ही मजा हमें यहाँ पे आने वाला है। चलो, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे है आपके पास 15 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज है ना, जिसमें हमें पता है 10 मार्क्स की हमारे पास केस स्टडी बेस्ड आता है। केस सिनेरियो आता है बड़ा सा, उसको पढ़ो, उसके आंसर्स दो। अच्छा, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। देखो कैसे आप देखोगे, 5 क्वेश्चंस हैं है ना, 3 4 5, 2 मार्क्स ईच, यानी 10 मार्क्स की आपके पास ये केस स्टडी आई है। अच्छा, और ये केस स्टडी की लेंथ देखो जरा, केस स्टडी की लेंथ देखो, सिर्फ इतनी ही है। तो बहुत ज्यादा लेंथी केस स्टडी नहीं है। तो अगर दोस्तों केस स्टडी लेंथी नहीं है, बेटर क्या रहेगा, हम एक बार पहले केस स्टडी पढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे, उनकी सॉल्यूशनिंग कर लेंगे, है ना। तो अगर केस स्टडी बहुत ज्यादा लेंथी है, मान के चलो 3-4 पेजेस की केस स्टडी ही आ गई, तो फिर बेटर क्या रहेगा, पहले एक बार आप क्वेश्चंस पढ़ लेना, है ना, ताकि आपको आइडिया हो कि कौन कौन से एरियाज से आपको आंसर करना है। बट क्योंकि केस स्टडी छोटी है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली केस स्टडी पढ़ने जा रहा हूं। आ जाओ पढ़ते हैं। कीर्ति प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन इंपोर्टिंग फ्रेंच गवर्नमेंट चीज अंडर द ब्रांड नेम ऑफ फ्रोमेज सिंस 2017। अच्छा, तो मतलब हम फ्रेंच से चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रोमेज ब्रांड का। द कंपनी वॉज अमंगस्ट द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस इनोवेटिव अनब्रेकेबल चीज पैकेजिंग। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इनोवेशन जो हमने करी उसकी बात की गई है। देयर एफिलिएट अ फ्रेंच कंपनी। दोस्तों एफिलिएट आपको पता है ना, कहीं ना कहीं हमारी सिस्टर कंसर्न होगी, हमारी ग्रुप कंपनी होगी ये। तो द एफिलिएट अ फ्रेंच कंपनी ओनिंग फ्रोमेज had entered into a progressive deal wherein products would be sourced to India via their logistics and all marketing expenditures would be covered by them। तो मतलब हमारी एक सिस्टर एंटिटी फ्रांस में भी है ना। तो फ्रांस में है, फ्रेंच कंपनी है जिनका ये ब्रांड है फ्रोमेज। तो हम क्या करते हैं, फ्रोमेज चीज फ्रेंच से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और जो भी खर्चे वर्चे हैं, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर वगैरह, ये सब फ्रांस की कंपनी हैंडल कर रही है। अच्छा, हाउएवर कस्टमर मैनेजमेंट एंड नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी टेकन केयर ऑफ बाय कीर्ति प्राइवेट लिमिटेड। तो मतलब हमारे पास कस्टमर मैनेजमेंट है और नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी सब काम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना। अच्छा, दिस रिक्वायर्ड एन इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्ड वर्कफोर्स विच हैज बीन अ कांस्टेंट चैलेंज फॉर द कंपनी इन इंडिया। तो इंडिया में कस्टमर मैनेजमेंट के लिए हमें इंग्लिश बोलने वाले लोग चाहिए थे, जो हमें इतनी आसानी से नहीं मिल रहे। अच्छा, द ओनर्स ऑफ कृति प्राइवेट लिमिटेड हैव बीन रेगुलर अटेंडेes एट इंडस्ट्री रेलेवेंट कॉन्क्लेव्स बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। अच्छा, तो कॉन्क्लेव्स क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी ऐसे मीटिंग्स होंगी, डिस्कशंस होंगी। तो जो हमारे ओनर्स हैं वो यहाँ पे इंडस्ट्री वाइड जो ऐसी मीटिंग्स होती है, डिस्कशंस होती हैं, वो अटेंड करते रहते हैं। लीडर्स ऑफ द कंपनी आर पैशनेट रीडर्स ऑफ बिजनेस मैगजीन्स भी पढ़ते रहते हैं। फॉलोइंग दैट इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट द रिसेंट सेंटिमेंट ऑफ द कंट्री टुवर्ड्स वोकल फॉर लोकल कुड डिसरप्ट देयर फ्रेंच ब्रांड्स मार्केटेबिलिटी। सही बात है ना, इंडिया में वोकल फॉर लोकल चल पड़ा, उन्होंने मैगजीन्स पढ़ा, उससे समझ आया कि इंडिया में आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल का नारा चल रहा है। तो जो प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया है उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, और अगर कुछ आप इंपोर्ट करके बेच रहे हो तो वो सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंगली नहीं रहेगा। अच्छा,
एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग वॉज सेटअप एंड द स्टेप्स अहेड वर प्लान्ड। ठीक है, अच्छा, तो एक बार अभी तक हमने पढ़ा है ना, एक बार क्वेश्चंस देखें, हमने 2 पैरा पढ़े, एक बार क्वेश्चंस अब देखते हैं। अच्छा, आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस टेकन बाय कृति प्राइवेट लिमिटेड इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। दोस्तों, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होता है आपको पता है ना, कि किसी चीज के होने से पहले ही हम इनोवेशन करके बहुत जल्दी से उसको प्लान आउट करके फटाफट से अपनी स्ट्रेटेजी बना ले। मैनेजमेंट बहुत चुस्त चालाक है दोस्तों, फटाफट से अपनी स्ट्रेटेजी बना लेती है। अच्छा, तो इसके लिए हमें पहले तो सब कुछ पता करना पड़ेगा, है ना, कृति ने कौन कौन से एक्शंस लिए, है ना। तो ये तभी मैं बोल रहा था कि बेटर क्या है, एक बार पूरी केस स्टडी पढ़ते हैं, फिर हम इनको अच्छे से आंसर कर पाएंगे। अच्छा, तो दोस्तों अभी तक क्या स्टोरी मूव करी है देखना। एक फ्रेंच कंपनी थी, है ना, हमारी सिस्टर कंपनी, उससे हम चीज इंपोर्ट करते हैं इंडिया में और इंडिया में बेचते हैं। मार्केटिंग वगैरह के खर्चे फ्रांस कंपनी हैंडल करती है, कस्टमर हमारे पास है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है। अच्छा, फिर क्या हुआ, हमने मैगजीन्स पढ़ी, उससे हमें पता चला कि इंडिया में वोकल फॉर लोकल का नारा चल पड़ा है। अच्छा, जिससे हमारी फ्रेंच ब्रांड की मार्केटेबिलिटी कम हो जाएगी। द आउटकम ऑफ द मीटिंग वॉज टू पार्टनर विद लोकल प्रोड्यूसर्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन चीज इन फेज 1 ऑफ द चेंज स्ट्रेटेजी। तो फिर हमने नई स्ट्रेटेजी बनाई, चेंज की स्ट्रेटेजी को, जिससे हमें क्या डिसाइड किया कि ये जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, इंडिया के लोकल जहां पे प्रोडक्शन हो रही है, हम उनसे खरीद लेंगे, चीज इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंडिया से जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हीं से ही हम चीज खरीद लेंगे। अच्छा, फॉर दिस 7 स्टेट गवर्नमेंट्स वर अप्रोच्ड। द टीम वाज सक्सेसफुल in taking contracts from all the government departments of these 7 states and could position themselves fairly in the market. अच्छा, to fund this, अब पैसे कहाँ से आएंगे? To fund this new investment, they have planned to slowly sell off their French business assets as well as the brand to probable buyers. अच्छा, तो हमने क्या सोचा कि इसके लिए पैसे जनरेट करने के लिए जो फ्रांस में हमारे पास बिजनेस एसेट्स हैं, है ना, मशीनरी वगैरह होगी, बिल्डिंग्स वगैरह होगी, सेल कर देंगे और अपना ब्रांड फ्रॉमेज ब्रांड भी सेल कर देंगे। दिस टाइमली शिफ्ट इज प्रूविंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर द कंपनी। तो हमने फटाफट सोच लिया, टाइमली शिफ्ट कर दिया, है ना। हमने मैगजीन पढ़ी, हमें पता चला कि वोकल फॉर लोकल का नारा चल रहा है, तो फटाफट से हमने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, इंपोर्ट करना बंद किया, लोकल प्रोड्यूसर्स को कॉन्टेक्ट किया, उनसे चीज खरीदना शुरू करके इंडिया में ही खरीद के इंडिया में बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, द टाइमली शिफ्ट इज प्रूविंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर द कंपनी एंड द लीडरशिप इज क्वाइट हैप्पी विद बेटर देन बिफोर अर्निंग्स एंड अ मच ग्रेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर्स। तो आपके कस्टमर्स भी खुश हो गए, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ गई, सब कुछ आपका अच्छा यहां पे हो गया। अच्छा, they find it easier to operate with domestic producers and vendors and a sense of patriotism is instilled in the customer's mind, है ना। तो अच्छा हो गया, लोकल खरीद रहे हैं, काम भी बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, कस्टमर्स भी हमारे खुश है। चलो, सिर्फ इतना ही था केस सिनेरियो। अब आओ क्वेश्चंस पे। Which of the following actions by Kriti Private Limited is an example of proactive strategy? चलो एक बार ऑप्शंस देखते हैं। Selling off their French business assets, अच्छा, responding to the vocal for local sentiment by partnering with local cheese producers, ये लग रही है ऑप्शन सही। मैनेजिंग कस्टमर रिलेशन एंड नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना, ये तो उनकी नॉर्मल स्ट्रेटेजी जो चल रही थी। कवरिंग और मार्केटिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम एज इन इंडिया, तो ये तो उनका बिजनेस है, स्ट्रेटेजी नहीं है ये, है ना, नॉर्मल बिजनेस है। स्ट्रेटेजी क्या है दोस्तों? वो भी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या होता है कि जैसे ही हमें कोई चीज मार्केट में आनी शुरू हुई, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ रिएक्शन टू इट, हमने फटाफट से वो चीज का इफेक्ट आने से पहले ही अपने बिजनेस को उसके लिए तैयार कर दिया। दोस्तों यही तो किया हमने, मैगजीन्स पढ़ी, मैगजीन से पता चला वोकल फॉर लोकल आ रहा है। इससे पहले कि कस्टमर्स तंग होते, इससे पहले कि हमारी सेल्स खराब होती, उसी से पहले ही हमने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, लोकल प्रोडक्शन शुरू कर दी, कस्टमर्स भी खुश, बिजनेस भी खुश।
तो इसी को तो बोलते हैं दोस्तों प्रोएक्टिव अप्रोच, है ना। तो कौन सा आया ऑप्शन आपके पास, बताओ बताओ, कौन सा आया ऑप्शन आपके पास, बी ऑप्शन, है ना, कि रिस्पॉन्डिंग टू द वोकल फॉर लोकल सेंटिमेंट। चल आगे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल डिड द ओनर्स एंड लीडरशिप ऑफ कृति प्राइवेट लिमिटेड डिप्लॉय दैट इवेंचुअली टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक डिसीजन फॉर द कंपनी। दोस्तों कौन से स्ट्रेटेजिक कंट्रोल्स लगाए, तो यहाँ पे क्वेश्चन ने आपको बताया था ना कि हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते रहते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, बिजनेस मैगजीन्स पढ़ते रहते हैं। दोस्तों याद आया कि जब हम बिजनेस मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, नॉर्मल बस निगाह रख रहे हैं आसपास क्या हो रहा है, तो वो कौन सा कंट्रोल होता है। हम कुछ स्पेशली नहीं कर रहे, जस्ट एक नॉर्मल निगाह रख रहे हैं, एक्टिवली मैगजीन्स वगैरह पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस, कि हम लोग सर्विलियंस कर रहे हैं, बस निगाह रख रहे हैं कि हमें चीजों का पता होना चाहिए, है ना, सर्विलियंस कंट्रोल। तो ये आपकी कैप्सूल में भी है, आईसीए के स्टडी मैट में ही सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो हमने कैप्सूल में भी लिखा है ना। दिखाऊं जरा एक बार आपको कैप्सूल बुक हमारी, देखना। तो चैप्टर नंबर 5 में आपके पास स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का टॉपिक है ना। तो यहां पे अगर आप आओगे लास्ट में, देखो स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस क्या होता है, अनफोकस्ड जनरल मॉनिटरिंग वेरियस सोर्सेज इंफॉर्मेशन टू अनकवर अनएंटिसिपेटेड इंफॉर्मेशन हैविंग अ बेयरिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी, है ना। तो इसमें हमने एग्जांपल्स देखी थी, आप मैगजीन्स पढ़ रहे हो, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, वो सब स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस का पार्ट है, राइट। चल अब आओ क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे। Vocal for local is a market sentiment that changed customers' preferences for the majority of the products across all industries. Based on that, Kriti Private Limited gauged the competition it might face in the coming months and agreed to change its own product, है ना। Vocal for local से क्या हुआ कि हम तो क्योंकि इंपोर्ट कर रहे थे, कस्टमर का सेंटिमेंट बना कि जो कंपनीज इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जो प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बन रहे हैं, हम उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, जो इंपोर्ट हो रहे हैं उनको नहीं खरीदेंगे। यही तो है वोकल फॉर लोकल। अच्छा, एंड एग्रीड टू चेंज इट्स ओन प्रोडक्ट्स, है ना। हमने भी यही किया, फिर हमने भी यही सोचा कि हम अब इंपोर्ट नहीं करेंगे, अब हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज एज पर माइकल पोर्टर 5 फोर्सेज of competitive analysis is most relevant in this case, है ना। अब हो सकता है मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हो, बट सबसे ज्यादा रेलेवेंट क्या है सोचना, वोकल फॉर लोकल है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रोडक्ट है इंडिया में बन रहा है, एक प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो हमें डर क्या है कि लोग जो इंडिया वाला प्रोडक्ट है उसको खरीदना शुरू कर देंगे, इंपोर्टेड वाले प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। तो जो इंडिया वाला प्रोडक्ट है वो क्या है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ही तो है दोस्तों, कि ये हमारा प्रोडक्ट, ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को इंडिया वाले प्रोडक्ट से। तो हमारे लिए किस कॉम्पिटिटिव फोर्स की यहां पे बात की जा रही है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, राइट। तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इज द राइट आंसर। दोस्तों समझ के करना, रट्टा तो लगाना नहीं है हमें, है ना। हमें चीजों का पता होना चाहिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आओ। Which of the following aspects of value chain analysis was the most challenging for Kriti Private Limited at the time of selling the Fromage brand? दोस्तों ये ग्रे एरिया है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि वैल्यू चेन एनालिसिस वो तो हमें पता है ना, 5 प्राइमरी एक्टिविटीज, 4 सपोर्ट एक्टिविटीज, वो तो हमें एक्टिविटीज पता है। चैलेंजिंग फॉर कृति प्राइवेट लिमिटेड एट द टाइम ऑफ सेलिंग, तो हमने सोच तो लिया था कि उसकी फंडिंग करने के लिए हम फ्रोमेज ब्रांड को सेल कर देंगे, है ना, और उधर से पैसा आएगा इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में लगा देंगे। अब यहाँ पे चैलेंजिंग क्या होगा, केस स्टडी में ज्यादा नहीं बताया गया कि कहाँ पे चैलेंज आएगा, है ना। देखना क्वेश्चन ने क्या बोला था कि हम अपने सेल ऑफ कर देंगे फ्रेंच के बिजनेस एसेट्स एज वेल एज ब्रांड, तो इसका मतलब बिजनेस एसेट्स जो ऑपरेशंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब सेल कर देंगे
ब्रांड वगैरह भी सेल कर देंगे। अच्छा, तो देखना, मैन्युफैक्चरिंग सेल हो जाएगा, ठीक है, आउटसोर्सिंग सेल हो जाएगा, प्रोक्योरमेंट सेल हो जाएगा। तो ये सब एक्टिविटीज देखना, ये फ्रांस वाली कंपनी कर रही है, ये भी फ्रांस वाली कंपनी कर रही है ना, वो हमें सेलिंग कर रही है। प्रोक्योरमेंट भी फ्रांस वाली कंपनी कर रही होगी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो एक कस्टमर सर्विस ऐसी चीज है जो इंडिया की एंटिटी के पास ऑलरेडी है ना। क्वेश्चन ने बताया था ना, देखो कि हम लोग यहाँ पे कस्टमर मैनेजमेंट खुद कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन खुद कर रहे हैं, कस्टमर मैनेजमेंट खुद कर रहे हैं। इसका मतलब कि कस्टमर की सर्विस वो भी हमारे पास है, कस्टमर को खुश रखना है ना। और हम अपना बिजनेस चला तो रही हैं, पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम इंडिया से ही खरीद रहे हैं, बट बिजनेस तो कर ही रहे हैं, तो ये वाला काम हम अब भी कर रहे होंगे, है ना। तो हाई चांसेस है कि हम उसको सेल आउट नहीं करेंगे, तो वही हमारे लिए एक चैलेंज बन सकता है ना। तो आई नो दिस इज अ ग्रे एरिया, बट दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन दैट आई कुड फाइंड, है ना, कि ये काम हम खुद कर रहे हैं, तो इसको सेल करना इतना आसान नहीं है हमारे लिए, है ना। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहेगा। क्लियर है? चलो, टू स्ट्रेटेजिकली रीवैम्प देयर बिजनेस, पार्टनरशिप्स वर डन विद इंडियन लोकल प्रोड्यूसर्स फ्रॉम 7 स्टेट्स, है ना, क्वेश्चन ने बताया था। एंड टू फंड इट, द एग्जिस्टिंग आर्म ऑफ द बिजनेस वाज टू बी सोल्ड ऑफ। यही कर रहे थे हम कि इंडिया में हम लोकल प्रोड्यूसर से सामान खरीदेंगे और जो फ्रांस वाली कंपनी है उसके एसेट्स को सेल आउट कर देंगे। Which of the following strategies has कृति प्राइवेट लिमिटेड opted for? दोस्तों कौन सी स्ट्रेटेजी होती है ये? एक बिजनेस में से पैसा निकाल के दूसरे बिजनेस में पैसा लगाना। सोचो कौन सी स्ट्रेटेजी होती है हमारे लिए ये? एक बार ऑप्शन देखें, देखना दोस्तों। सबसे पहले टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, दोस्तों वो तो नहीं है। टर्न अराउंड में क्या होता है कि आपका बिजनेस घाटे में जा रहा है, डिक्लाइनिंग बिजनेस मोड में जा रहा है, आप उसको टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ था, लॉसेस थोड़ी हुए हैं, कोई कैश फ्लो अभी तो कम हुए ही नहीं है। अच्छा, डिवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होता है दोस्तों? एक पोर्शन ऑफ द बिजनेस सेल करना, है ना, एक छोटा पोर्शन ऑफ द बिजनेस सेल करना, ताकि आप किसी और जगह फोकस कर सको, किसी और बिजनेस एवेन्यू में इन्वेस्ट कर सको। दोस्तों यही तो हम कर रहे हैं, फ्रांस वाले बिजनेस को सेल आउट कर रहे हैं, इंडिया वाले बिजनेस में लोकल प्रोड्यूसन खरीद रहे हैं। तो यही तो है आंसर, डिवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, है ना। इसके अलावा लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी वो भी नहीं है, क्योंकि हम सारा बिजनेस लिक्विडेट नहीं कर रहे, सब कुछ सेल आउट नहीं कर रहे, लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी नहीं है। और इंटेंसिफिकेशन भी नहीं है ना। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, एग्जिस्टिंग मार्केट्स, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये वो सब भी हम अभी नहीं कर रहे, है ना। तो हम अभी क्या कर रहे हैं दोस्तों? डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। एक पोर्शन ऑफ द बिजनेस सेल किया फ्रांस वाला, और इंडिया में हमने फोकस बढ़ा दिया। क्लियर है? केस सिनेरियो हुआ 10 नंबर अंतर। चलो अब आओ बाकी क्वेश्चंस पे। टेकवेव, अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म, एम्स टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एज इन अ रैपिडली इवॉल्विंग टेक इंडस्ट्री। ठीक है, टू अचीव दिस दे फोकस ऑन बिल्डिंग देयर स्ट्रेंथ। अच्छा, हम अपने स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। TechWave invest heavily in R&D, hires top talent, skills, forms partnership with leading AI research institutions, है ना। तो हम कितना कुछ अपने बिजनेस में कर रहे हैं ताकि हम स्ट्रेंथ बना पाए, इंटरनल स्ट्रेंथ बना पाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में, है ना। तो हम यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड कंटिन्यूअस ट्रेनिंग फॉर देयर एम्प्लॉइज टू कीप देम अपडेटेड विद द लेटेस्ट एडवांसमेंट्स, है ना। एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रहे हैं, R&D में खर्चा कर रहे हैं, टैलेंट को ट्रेन कर रहे हैं, समझ लो। बाय डेवलपिंग दीज, टेकवेव कैन क्रिएट इनोवेटिव AI ड्रिवन सॉल्यूशंस दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स एंड अट्रैक्ट अ ग्रोइंग नंबर ऑफ क्लाइंट्स सीकिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो हमने क्या किया? अपने लोग हायर किए, R&D में खर्चा किया, उनको ट्रेनिंग दी, ताकि हम लोग अच्छा AI ड्रिवन सॉल्यूशंस डेवलप कर पाए, कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म कर पाए, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर पाए। अच्छा, विच स्ट्रेटजी इज टेकवेव यूजिंग टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एज इन द टेक इंडस्ट्री?
कौन कौन सी स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं? मार्केट सेगमेंटेशन नहीं दोस्तों। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि डिफरेंट और बिजनेस में जाना, वो तो भी बताया नहीं है ना, कि हम किसी और नए बिजनेस में चले गए जो हम ऑलरेडी कर ही नहीं रहे थे, वो भी नहीं है। कोर कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग। कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है दोस्तों? कुछ ऐसे रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज आपके है ना जो आपके पास है, बहुत ही अच्छे हैं, कुछ एक स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं आपके पास जो आप कॉम्पिटिटर से बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पे उसी की तो बात की गई है कि हम अपने बिजनेस के अंदर AI/ML इतना स्ट्रांग कर लेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटर से बहुत अच्छी हो जाएगी, कस्टमर्स को हम बहुत खुश कर पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? कोर कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग कर रहे हैं। कॉस्ट लीडरशिप की भी बात नहीं की गई है ना, सस्ते प्रोडक्ट्स की थोड़ी बात की गई है यहाँ पे। तो आंसर क्या बचा? कॉस्ट कोर कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग। तो जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आए ना, एक बार चारों ऑप्शंस को देखना अच्छे से, बेस्ट ऑफ द ऑप्शन आपको जो लगे फिर उसको हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा क्या? ये बचा, और ये फिट भी हो रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चल नेक्स्ट आओ। स्ट्रीमलाइन कंपनी इज एग्जामिनिंग इट्स इंटरनल कैपेबिलिटीज to ensure that employees possess advanced knowledge of emerging technologies crucial for the company's future success। फिर से वही है कि हम एम्प्लॉयज को नॉलेज दें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए। दिस इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग इन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे, उनको सिखाएंगे, एंड अपडेटिंग जॉब रोल्स टू मैच द लेटेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। ठीक है, which aspect of streamline company is being enhanced through specialized training and updated job rules। दोस्तों एम्प्लॉयज की बात की जा रही है, एम्प्लॉयज को ट्रेन करने की बात की जा रही है। बताओ किस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? देखना, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स, स्किल्स, स्टाइल्स। याद आए आपको कुछ एलिमेंट्स, हार्ड एलिमेंट्स, सॉफ्ट एलिमेंट्स? बिल्कुल, यहाँ पे वही मैकेंजी के एलिमेंट्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे किस एलिमेंट की बात की गई है? जब हम दोस्तों स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, इंप्लॉयज को ट्रेन करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात की जा रही है उनके स्किल्स की, उनको क्या आता है क्या नहीं आता, उनको कुछ नया सिखाया जाए। तो राइट आंसर क्या बचेगा? स्किल्स बचेगा, है ना। स्ट्रक्चर तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, उसकी बात नहीं की गई, सिस्टम्स की बात नहीं की गई, लीडरशिप स्टाइल की बात नहीं की गई, तो बचा क्या हमारे पास? स्किल्स। चलो नेक्स्ट, XYZ Corporation has launched Alphatech to enter the consumer electronics industry with a focus on offering high performance devices and innovative features at competitive prices। अच्छा, तो क्या हुआ? हमने एक अल्फाटेक लॉन्च किया ताकि हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काम कर पाए, क्योंकि हमें हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस और यहाँ पे इनोवेटिव फीचर्स पे एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस देना था। समझ रहा? तो हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, इनोवेशन भी है और प्राइसेस भी कम है। याद आया कुछ? कि जब आपकी क्वालिटी भी अच्छी है, इनोवेशन भी दे रहे हो और प्राइसेस भी कम रख रहे हो, दोनों में आपने विन विन सिचुएशन क्रिएट कर दिया, तो कौन सी स्ट्रेटेजी कहा जाता है उसको? बिल्कुल दोस्तों, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। कि जब आपने अपना प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे कर दिए, कॉस्टिंग भी कम रखी, दोनों ही चीजें अच्छी कर दी, कस्टमर्स के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गया, तो उसको बोलते हैं हम बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, है ना। डिफरेंशिएशन में तो हम सिर्फ इनोवेशन देते हैं, कॉस्टिंग भी ज्यादा रखते हैं। फिर कॉस्ट लीडरशिप में सेम फीचर्स देते हैं, कॉस्ट कम रखते हैं, है ना। फोकस में तो एक पर्टिकुलर फोकस पे हम क्रिएट करते हैं। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो? कि प्रोडक्ट्स भी अच्छे कर दिए, इनोवेशन भी कर दिया, प्राइसेस भी कॉम्पिटिटिव कर दिए, विन विन सिचुएशन क्रिएट कर दी, तो वो बना बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। क्लियर है दोस्तों? तो इसी के साथ आपके एमसीक्यूज हुए पूरे, 15 नंबर हमने कर लिए अंदर। मजा आ जाएगा दोस्तों, बहुत हाईली स्कोरिंग आपका रहने वाला है। चलो अबाउट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के ऊपर, इसको लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, इंटेंट क्या रहेगी क्वेश्चन की, कैसे आप सॉल्व करोगे वो मैं आपको बता देता हूं, समझ लो। पहले क्वेश्चन पे आओ। आपको पता है सबसे बेस्ट क्या रहता है? हम पहले एक बार लास्ट लाइन पढ़ लें, है ना,
क्योंकि लास्ट लाइन में क्वेश्चन छुपा रहता है। लास्ट लाइन पढ़ते हैं पहले। ड्राफ्ट अ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट दैट मे बी फॉर्मुलेटेड बाय अरुण। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन आया चैप्टर नंबर 1 से, विजन और मिशन को बताना है, बता देंगे। अच्छा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मिस्टर अरुण हैज बीन हायर्ड एज द सीईओ बाय एबीसी लिमिटेड, अ फार्मास्यूटिकल कंपनी दैट हैज डाइवर्सिफाइड इनटू अफोर्डेबल वेलनेस सप्लीमेंट्स। तो यहां पे आपको बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया है ना। दोस्तों याद है आपको कि जब हम अपनी मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं तब हम अपने बिजनेस को बताते हैं। What businesses we are in, what needs of the society we are trying to accomplish, कौन से रिसोर्सेज को यूज करके कौन सी कस्टमर नीड्स को हम मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, यही है सब कुछ हम मिशन स्टेटमेंट में बताते हैं। तो ये मिशन हो जाएगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, ये हमारा काम है मिशन। अच्छा, डाइवर्सिफाइड इनटू अफोर्डेबल वेलनेस सप्लीमेंट्स, ये भी हमारा मिशन हो गया कि ये भी हम बिजनेस करेंगे। अच्छा, द कंपनी इंटेंड्स टू लॉन्च द हेल्थ प्लस ब्रांड ऑफ सप्लीमेंट्स, तो ये भी हमारा बिजनेस होगा कहीं ना कहीं, मिशन। एबीसी विशेस टू इनहेंस द वेलबींग ऑफ पीपल विद इट्स प्रोडक्ट्स दैट आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ एंड आर प्रोड्यूस्ड इन एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। तो ये भी हम अपने बिजनेस को डिफाइन कर रहे हैं, है ना, कि हम क्या करना चाह रहे हैं, वेलबींग ऑफ द बिजनेस को इनहेंस करना चाह रहे हैं, जो बेनिफिशियल फॉर हेल्थ हो, प्रोड्यूस्ड इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर हो, यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो, है ना। तो ये सब हम अपने बिजनेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, अब विजन क्या होगा और मिशन क्या होगा, ड्राफ्ट करो। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हमने क्लासेस में भी सिखा था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए, सबसे पहले तो आप बताओगे कीवर्ड्स, है ना, कीवर्ड्स क्या होता है विजन, क्या होता है मिशन। सबसे पहले हम एक पैरा बनाएंगे विजन का, हम लिखेंगे विजन क्या होता है। क्या होता है विजन दोस्तों? विजन होता है अब प्लेस, है ना, कंपनी की फ्यूचर पोजीशन वेयर द कंपनी वांट्स टू लैंड, एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट होता है ना। तो कुछ कीवर्ड्स हैं विजन के, एक दो डेफिनेशंस है आपके बुक में, कैप्सूल में भी सब लिखा हुआ है, तो आप उसको देख के पहले तो कीवर्ड्स लिखोगे विजन के, फिर हम यहाँ पे वन लाइनर विजन बनाएंगे। दोस्तों विजन जैसा मर्जी बना सकते हो, है ना, जैसे वो डंकी मूवी में नहीं था, एक स्टैंडर्ड विजन बना लेंगे, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए उसमें हम वही विजन चेप सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसने इंडिया की बात की है, ग्लोबल की बात की, यहाँ पे इसने ऐसा लिखा नहीं है कि वो इंडिया टारगेट कर रहे हैं या ग्लोबल टारगेट कर रहे हैं, है ना। तो आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, टू बी अ ग्लोबल लीडर, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, टू बी ए ग्लोबल लीडर इन डैश स्पेस, डैश में आप क्या डाल दोगे दोस्तों, जिस बिजनेस का क्वेश्चन आया। तो यहां पे किस बिजनेस का क्वेश्चन आया, फार्मास्यूटिकल एंड वेलनेस सप्लीमेंट्स, है ना, एंड सप्लीमेंट्स लिख दें, फार्मास्यूटिकल एंड सप्लीमेंट्स स्पेस, टू बी अ ग्लोबल लीडर इन फार्मास्यूटिकल एंड सप्लीमेंटल स्पेस बाय। तो यहां पे हम थोड़ा सा बिजनेस के बारे में और तारीफ करेंगे, वो हमें यहीं से मिल जाएगा, है ना, बाय, यहां से लिख सकते हैं ना, बाय इनहेंसिंग द वेलबींग ऑफ पीपल, बाय, यहां पे हम लिख सकते हैं इनहेंसिंग द वेल बीइंग ऑफ पीपल। दोस्तों क्या ये विजन सही है? विजन एक सब्जेक्टिव चीज है ना, कोई स्टैंडर्ड आंसर तो है नहीं कि सबका विजन यही होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, विजन अपने हिसाब से लिख सकते हैं, है ना। तो एक ये स्टैंडर्ड सी लाइन है, एक बार आप देख लो, कैसा भी क्वेश्चन आए ये हम लाइन चेप सकते हैं। मिशन में क्या लिखेंगे दोस्तों? अब पहले तो मिशन बताएंगे, मिशन होता क्या है ना, कि वाई वी आर इन, व्हाट बिजनेसेस वी आर इन, व्हाट नीड्स ऑफ द सोसाइटी वी आर ट्राइंग टू मीट, फलाना ढिमकाना। मिशन के बारे में 2-4 लाइनें लिख दो, फिर यहीं से आपको सब कुछ मिशन का मिल जाएगा, है ना। आप यहीं से मिशन के बारे में लिख सकते हो कि जो जो भी बिजनेस की बात की जा रही है, देखो
किस बिजनेस की बात की गई? सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं टू बी इन द बिजनेस ऑफ फार्मा, एक लाइन ये हो जाएगी। सेकेंड लाइन टू बी इन द बिजनेस ऑफ अफोर्डेबल वेलनेस सप्लीमेंट्स, है ना। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि हमें किस बिजनेस में जाना है, अफोर्डेबल वेलनेस सप्लीमेंट्स के बिजनेस में जाना है। बाय लॉन्चिंग द हेल्थ प्लस ब्रांड ऑफ सप्लीमेंट्स, तो यहीं से ही आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, है ना। तो जो भी मिशन लिखना है दोस्तों, आपको क्वेश्चन के अंदर ही लाइनें छुपी मिल जाएंगी। लॉन्चिंग द हेल्थ प्लस ब्रांड ऑफ सप्लीमेंट्स, है ना, ठीक है। ये वेलबींग ऑफ पीपल तो हमने विजन में डाल दिया। फिर इसके बाद बाय प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स दैट आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, एक मिशन ये हो जाएगा। बाय प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स इन एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर, एक ये मिशन हो जाएगा। बाय यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, है ना। तो आपके पास यहीं पे ही लाइनें छुपी हुई हैं, डायरेक्टली इनको यूज करोगे, है ना। अलग अलग पॉइंटर्स बना दोगे, 3 या 4 पॉइंटर्स बना सकते हो मिशन के लिए, आपका मिशन भी हो जाएगा डन। क्लियर है दोस्तों? अब आप चाहो तो एक बार यहाँ पे पॉज करके इंस्टीट्यूट का आंसर रीड कर सकते हो, है ना। इंस्टीट्यूट ने भी सिमिलर लाइंस पे आंसर लिखा हुआ है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो अगर आपको चाहिए बेस्ट यही है, क्लास पॉज करो, एक बार इंस्टीट्यूट का आंसर रीड कर लो। वैसे लिखा होगा जैसे मैंने आपको समझाया, पहले विजन के कीवर्ड्स, फिर एक लाइन में विजन, फिर मिशन का बारे में पैरा, मिशन के कीवर्ड्स और 3-4 लाइनों का मिशन। क्लियर है दोस्तों? चलो आगे आओ, क्वेश्चन नंबर बी के ऊपर। पहले लास्ट लाइन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनालिसिस ग्रीन गार्डन्स शुड कंडक्ट टू स्ट्रेटेजिकली प्लान फॉर इट्स फ्यूचर ग्रोथ एंड आउटलाइन द ग्रिड। अच्छा, तो मतलब हमें एनालिसिस की किसी बात करनी है, कोई यहाँ पे टूल होगा एनालिसिस के लिए जिसको हमें ढूंढना है, कौन सा हमें कंडक्ट करना चाहिए, और ग्रिड। दोस्तों अगर ग्रिड आ जाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्लस फॉर्म का होगा टूल, जिसमें यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स होंगे, है ना। यहाँ पे हिंट मिला हमें ग्रिड से। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। अच्छा, ग्रीन गार्डन्स अ स्मॉल बट ग्रोइंग ऑर्गेनिक फार्म, अच्छा, इज असेसिंग इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट टू स्ट्रेटेजिकली प्लान फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आ जाएगा और इंटरनल एनवायरनमेंट भी आ जाएगा, है ना। तो जब आप दोनों एनवायरनमेंट को असेस कर रहे हो, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी, तो उसको असेस करने के लिए कौन सा टूल है दोस्तों? बताओ बताओ। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को असेस करने के लिए हमारे पास है स्वॉट एनालिसिस, है ना। तो यहीं से ही हमें एक हिंट पता चल गया कि हो सकता है यहां पे स्वॉट की बात की गई हो। एक कैटेगरी है वैसे भी, है ना। देखते हैं। अच्छा, अ स्मॉल बट ग्रोइंग ऑर्गेनिक फार्म। दोस्तों इसका मतलब यहां पे हम ग्रो कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? बताओ बताओ। अगर हम ग्रो कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक इंटरनल चीज है, हम ग्रो कर रहे हैं, तो हमारे लिए स्ट्रेंथ है, ऐसे लिख रहा हूं स्ट्रेंथ, ठीक है। इज असेसिंग इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट टू स्ट्रेटेजिकली प्लान फॉर फ्यूचर ग्रोथ। द फार्म बोस्ट्स हाई क्वालिटी पेस्टिसाइड फ्री क्रॉप्स। तो यहां पे भी हमारे बारे में बताया गया कि हम क्या करते हैं, हाई क्वालिटी बनाते हैं, पेस्टिसाइड फ्री क्रॉप्स। हमारी स्ट्रेंथ हो गई कि हम ऐसा काम करते हैं, बट फेसेस चैलेंजेस विद इट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। दोस्तों एक हमारे अंदर कमी भी है, इंटरनल कमी है ना, कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये क्या हो गया? थ्रेट हो जाएगा, सॉरी वीकनेस हो जाएगी। ये तो इंटरनल है ना ये चीज, देखना, क्योंकि ये चीज इंटरनल है। थ्रेट तो एक्सटर्नल होता है, ये इंटरनल है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना स्ट्रांग नहीं है ना, हमारे अंदर कमी है, इंटरनली हमारे अंदर कमी है, तो वो क्या होगा हमारे लिए? एक वीकनेस। अच्छा, एज द डिमांड फॉर ग्रोइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कंटिन्यूज टू राइज। दोस्तों डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, एक्सटर्नली डिमांड बढ़ रही है। तो अगर एक्सटर्नल फैक्टर में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो क्या है? वो है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, है ना। फ्यूचर में कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अच्छा हो रहा है, अपॉर्चुनिटी
continues to rise. Green Gardens recognizes the potential to broaden its market reach, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी मार्केट रीच को बढ़ा सकते हैं। इससे क्या हो रहा है कि मार्केट्स बड़ी हो रही हैं, मार्केट रीच बढ़ा सकते हैं। अगेन एन अपॉर्चुनिटी, हमारे पास एक स्पेस है जो हम फिल कर सकते हैं। हाउएवर, हालांकि अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशंस एंड कंपटीशन फ्रॉम लार्जर फर्म्स प्रेजेंट सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हुआ दोस्तों, एक तो अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशंस आ गया, थ्रेट हो गया। ये तो आउटसाइड एनवायरनमेंट से आ रही दोस्तों नेगेटिविटी, थ्रेट हो जाएगा। एंड कंपटीशन फ्रॉम लार्जर फर्म्स, दोस्तों ये भी आउटसाइड एनवायरनमेंट से आ रही है, बाहर वाले एनवायरनमेंट से आ रही है, थ्रेट हो जाएगा, है ना। प्रेजेंट सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल्स। टू इफेक्टिवली नेविगेट दीज चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, दोस्तों एक और हिंट, चैलेंजेस थ्रेट्स को बोल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज तो क्लियरली लिख दिया, है ना। तो थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ग्रीन गार्डन्स नीड्स टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो अभी आपको ये भी पता है कौन सा टूल सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है दोस्तों, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखने के लिए, स्वॉट, है ना। बाकी क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ आया, स्ट्रेंथ्स बता रहा है, वीकनेस बता रहा है, अपॉर्चुनिटीज बता रहा है, थ्रेट्स बता रहा है। तो किसकी बात कर रहा होगा, बेशक ये स्वॉट की ही बात कर रहा होगा। तो जब स्वॉट का क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले तो फिर से वही कीवर्ड्स लिखेंगे, स्वॉट को एक्सप्लेन करेंगे। एक टूल होता है, एनालिसिस के लिए यूज होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट भी पता चलता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पता चलता है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स पता चलती हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस पता चलती है, बिजनेस को आप अच्छे से प्लान आउट कर सकते हो, फलाना ढिमकाना, सब कीवर्ड्स लिख दोगे। फिर उसके बाद हम ऐसा एक ग्रिड बनाएंगे, है ना, ग्रिड बनाएंगे जहां पे हम यहाँ पे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हेडर्स लिखोगे, और इनके नीचे दो दो तीन तीन लाइनों में जो जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं, उनको हम लिख देंगे। क्लियर है। तो कुछ कुछ स्ट्रेंथ्स जो आपको यहाँ से सीधा पता चल रही हैं वो आप लिख दोगे पॉइंटर्स बना के, ऐसे ही वीकनेसेस लिख दोगे, है ना। और अभी आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज लिख दोगे जो जो आपको यहाँ से पता चल रही हैं, और थ्रेट्स लिख दोगे। क्लियर है। ट्राई करना दो दो तीन तीन पॉइंटर्स आप सब में लिख के आओ, यहां से क्वेश्चन से उठाओ, है ना, यहां से आप लिख के आओगे। क्लियर है। चलो बाकी अभी आप क्लास पॉज करो, एक बारी आईसीए का आंसर रीड कर लो, इसी टर्म्स के ऊपर आईसीए ने भी आंसर लिखा होगा। चलो आगे आ जाओ सी पार्ट पे। फ्रेश डिलाइट, पहले तो लास्ट लाइन पढ़ते हैं, है ना। What strategy is Fresh Delight using to expand its market presence? तो स्ट्रेटजी ढूंढनी हमें, किस स्ट्रेटजी की बात यहां पे की गई होगी मार्केट प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। देखते हैं एक बारी। फ्रेश डिलाइट, renowned for its organic fruit juices, aims to expand its market presence by identifying emerging markets in countries where organic products are gaining popularity। समझ रहे। तो हम ऑर्गेनिक फ्रूट जूसेस अभी बना रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी बना रहे हैं, फेमस भी है, रिनाउंड है। हम एक्सपैंड करना चाहते हैं मार्केट प्रेजेंस, और मार्केट्स के अंदर एक्सपैंड करना चाहते हैं किन मार्केट्स में, जहां पे इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जहां ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। टू अचीव दिस, फ्रेश डिलाइट लॉन्चेस टारगेटिंग मार्केटिंग कैंपेन्स एंड पार्टनर्स विद लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स टू इंट्रोड्यूस इट्स जूसेस टू दीज न्यू रीजन्स। मिला हिंट, सबसे बड़ा हिंट, हमारे जूसेस वही हैं, प्रोडक्ट वही है, ऑर्गेनिक फ्रूट जूसेस जो ऑलरेडी हम बना रहे हैं, इन्हीं जूसेस को हम नई रीजन्स में, नई मार्केट्स के अंदर लेके जा रहे हैं। दोस्तों बताओ कौन सी स्ट्रेटजी होती है ये, जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नई मार्केट के अंदर जा रहे हैं, तो कौन सी स्ट्रेटजी होते हैं, इसको बोला जाता है मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। याद है आपको दोस्तों, इंटेंसिफिकेशन में भी पढ़ते हैं हम लोग, एनसॉफ्ट के मॉडल में भी यही पढ़ाया जाता है कि जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन न्यू मार्केट्स जाए, क्या है वो, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। क्लियर है। तो यहीं से हमें स्ट्रेटजी क्लियर हो गया, सबसे बड़ा हिंट ये था। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग
प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड मार्केटिंग मैसेजेस टू अलाइन विद लोकल प्रेफरेंसेस एंड रेगुलेशंस, ठीक है, बाय एंटरिंग दीज न्यू मार्केट्स। एक बार और ऐसे लिख रही है, बार बार वही लिख रही है कि आप अपना सेम प्रोडक्ट नई मार्केट के अंदर लेके जा रहे हो, तो वो क्या है, मार्केट डेवलपमेंट। फ्रेश डिलाइट होप्स टू इंक्रीज इट्स कस्टमर बेस एंड ड्राइव सेल्स ग्रोथ। कस्टमर्स बढ़ जाएंगे, सेल्स ज्यादा होगी। विच स्ट्रेटेजी इज यूजिंग, हमें पता चल गया, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। तो पहले तो ये लिख दोगे किस स्ट्रेटेजी की बात की जा रही है, फिर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे क्या होता है, क्यों होता है। कीवर्ड्स दोस्तों कैप्सूल में हमने ऑलरेडी समझे हुए हैं, सारे कीवर्ड्स लिख दोगे। फिर आप थोड़ा सा यहां से भी उठा के लिख दोगे, है ना, कि फ्रेश डिलाइट क्या कर रही है, अपने वही ऑर्गेनिक फ्रूट जूसेस नई मार्केट्स में लेके जा रही है जहां पे उसको लगता है कि प्रोडक्ट्स पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, है ना। इससे क्या होगा, उसका कस्टमर बेस बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, प्लस वो इस स्ट्रेटजी को करने के लिए अडॉप्ट कर रही है प्रोडक्ट पैकेजिंग, मार्केटिंग कर रही है, मार्केटिंग कैंपेन्स कर रही है, पार्टनरशिप्स कर रही है। तो ये सब आप अपने आंसर में लिख सकते हो, है ना। स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन किया, उसके कीवर्ड्स लिखे, फिर यहीं से ही लाइनें उठा उठा के हम अपने आंसर में लिख देंगे ताकि हम बेटर प्रेजेंटेशन कर पाए, स्ट्रेटजी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, क्या स्ट्रेटजी है, कैसी स्ट्रेटजी हम लगा रहे हैं। क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 डन। अब एक बार आप पॉज करो, इसका आंसर भी आप रीड कर सकते हो। चले, अच्छा चलो, अभी तो आगे शायद डायरेक्ट क्वेश्चन ही लग रहे हैं ना, ये बड़े बड़े क्वेश्चन से एप्लीकेशन बेस्ड, अब डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखना मैं सारा करवा देता हूं आपको, अब आपको जो अच्छा लगे आप एक क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, आपको पता है ना, बेस्ट ऑफ इनमें से एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो ना आप, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, द सीईओ ऑफ टेक्सटाइल मिल इज कन्विंस्ड दैट हिज लॉस मेकिंग कंपनी कैन बी टर्न्ड अराउंड, जस्ट एन एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड टू द सीईओ। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, टर्न अराउंड के लिए एक्शन प्लान बताओ। ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, चैप्टर नंबर 4 में जाओ, यहाँ पे ए कैटेगरी मार्क करवाया था आपको मैंने, है ना। मेरी एक सेपरेट वीडियो है दोस्तों जिसमें मैंने आपको सारा सिलेबस ABCD कैटेगरी में डाल दिया, देख लो, ए कैटेगरी में डाला हुआ है हमने। वर्केबल एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड की क्या स्टेजेस हैं, क्या स्टेप्स हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 है ना। पहले करंट प्रॉब्लम्स असेस करो, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ लॉसेज हो रहे हैं, क्यों लॉसेज हो रहे हैं, फिर उसको एनालाइज करो और उसके अराउंड एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ कैसे आप उस लॉस मेकिंग कंपनी को ठीक कर सकते हो, फिर उसको इंप्लीमेंट करो। सबसे पहले इमरजेंसी एक्शन प्लान, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एरियाज हैं, सबसे ज्यादा इश्यूज जहां पे हैं, सबसे पहले आप वहां पे करो, ब्लीडिंग को स्टॉप करो, क्रिटिकल एक्टिविटीज पे चलाओ ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट सरवाइव कर पाए, खत्म ना हो जाए, बंद ना हो जाए, है ना। फिर आप रिस्ट्रक्चर करो बिजनेस को और बिजनेसेस की तरफ ध्यान दो, प्रॉफिट्स की तरफ लेके जाओ, और फाइनली रिटर्निंग टू नॉर्मल, प्रॉफिट्स की तरफ आ गए, रिटर्निंग टू नॉर्मल हो गया। दोस्तों 5 स्टेजेस याद हो जाएंगे आपको, है ना। सबसे पहले तो आप करोगे असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स, देखो प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों है, एनालाइज करो प्रॉब्लम को, उसके अराउंड सॉल्यूशन डेवलप करो, फिर सबसे पहले इमरजेंसी एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करो, उसके बाद सारे बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करके रिटर्निंग टू नॉर्मल कर दो। दोस्तों ये कैटेगरी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया 5 नंबर के लिए, फ्री के 5 नंबर आपके पास। अच्छा आगे देखते हैं, आगे क्या आपके पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। दोस्तों फिर से 5 नंबर फ्री के। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर याद है ना, एक आपके पास वर्टिकल हायरार्की होती है जिसको फंक्शनल भी बोल देते हैं, आपके पास एक फंक्शनल हेड होता है, आप यहाँ बैठे हो, ये परमानेंट होता है, आपका होम डिपार्टमेंट होता है, फिर आपको कभी कभी उठा के टेम्परेरी प्रोजेक्ट्स पे डाल दिया जाता है, क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट लीड होता है जिसके अंदर आप करते हो, आपके पास डुअल अथॉरिटी आ जाती है, दोनों को रिपोर्ट करना होता है, ये टेम्परेरी होती है कहीं ना कहीं, ये परमानेंट है, प्रोजेक्ट बेस्ड है, ये सब कीवर्ड्स है आपके पास, है ना। तो उसी को आप एक्सप्लेन कर दोगे, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को, क्या होता है, क्यों होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है, तो आप उस सबको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, कर लोगे। डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके कैप्सूल में से सीधा उठ के आ गया। दोस्तों अगेन दिस इज अ ए कैटेगरी क्वेश्चन।
तो आप देख लो वो ABCD कैटेगरी वाली वीडियो, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। चलो, ये भी ए कैटेगरी था, अगर आप देखें ये भी ए कैटेगरी में से आया है ना। यहाँ पे स्वॉट ये भी ए कैटेगरी में से आया, ये बी कैटेगरी में से आया। तो जो ABCD कैटेगरी मार्क करवाई है, देख लो वो कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। मेरे चैनल पे जाओगे, यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको वीडियो दिख जाएगी। चलो, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अपॉन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक्सप्लेन। दोस्तों फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का आ गया, ये भी आपको मैंने मार्क करवाया था, है ना। चैप्टर नंबर 2 में आ जाओ, लास्ट में आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है, ए कैटेगरी। दोस्तों देख लो जो भी एमटीपी आई है मोस्टली ए कैटेगरी में से आई है, ए और बी में से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत मेहनत करके मैंने आपके लिए एनालिसिस किया, इसको यूज करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, है ना। तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप ए कैटेगरी, इसके स्टेप्स भी सब ए कैटेगरी है, याद कर लोगे, है ना। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, उनको समझो वो क्या कर रहे हैं, फिर उनकी स्ट्रेंथ देखो, उनकी वीकनेस देखो, फाइनली पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। ये बहुत ही आसान है ना। तो ये 5 स्टेप्स आप याद कर लोगे, इनके अंदर के कीवर्ड्स थोड़े बहुत वो भी आप याद कर लोगे। क्लियर है दोस्तों? चल चल आगे आओ, मजा आ रहा है दोस्तों। ए कैटेगरी का फिर से क्वेश्चन, चलो बी पे आओ, देखते हैं। सीधा लास्ट लाइन पे आओ, है ना। एज द HR कंसल्टेंट फॉर XYZ कॉर्पोरेशन यू हैव बीन टास्क्ड विद आउटलाइनिंग द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन द रोल ऑफ CEO। अच्छा, रोल ऑफ CEO दोस्तों फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन, ए कैटेगरी का क्वेश्चन, सारा ही ए कैटेगरी में से आपको आया। आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिक लेवल एसोसिएटेड विद दिस रोल एंड लिस्ट द एक्टिविटीज इट इनकम्पासेस। बता सकते हो दोस्तों कौन सा लेवल है यहाँ पे, हमें ये भी पता है कॉर्पोरेट लेवल। CEO कहाँ होता है? टॉप लेवल पे होता है, कॉर्पोरेट लेवल पे होता है। और इनकी एक्टिविटीज दोस्तों चैप्टर नंबर 1 से आया डायरेक्ट क्वेश्चन, 5 नंबर आपके यहाँ पे हो जाएंगे पक्के, कर लोगे। देखो चैप्टर नंबर 1 दोस्तों फ्री के नंबर है ये, देख लो, ये भी ए कैटेगरी है। ए कैटेगरी कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर होता है, एपेक्स डिसीजन मेकिंग होते हैं, आंसरेबल टू शेयर होल्डर, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं, है ना। और इनका यहाँ पे ये है एक्टिविटीज, 5 नंबर के लिए आप लिख दोगे फ्री के नंबर। क्लियर है? चलो चलो नेक्स्ट आओ, 4th लास्ट क्वेश्चन। बायर्स कैन एक्सर्ट कंसिडरेबल प्रेशर ऑन बिजनेस, डू यू एग्री? डिस्कस। बताओ दोस्तों, पोर्टर 5 फोर्सेस में से आ गया। पोर्टर 5 फोर्सेस ओवरऑल ए कैटेगरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक क्वेश्चन आया बायर की बार्गेनिंग पावर, उसके बारे में बताना है 5 मार्क्स के लिए, है ना। वैसे मैंने इसको सी कैटेगरी रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन आ गया तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो ना। समझाया तो हुआ अच्छे से कि जो बायर्स हैं अगर वो मोर कंसंट्रेटेड हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट्स आर नॉट क्रिटिकल टू द बायर्स नीड, है ना। कुछ एक पॉइंटर्स है अपने पास, तो अगर वो पॉइंटर्स मीट हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स बहुत हाई है, वो भी हमारे बिजनेस के ऊपर कंसिडरेबल प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का फ्री में। चलो अब आओ, मेजर कोर कॉम्पिटेंसेज आर आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज, कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू, एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स, डिस्कस। चलो जी दोस्तों, एरियाज आ गए कोर कॉम्पिटेंसेज के। सीधा क्वेश्चन ए कैटेगरी का क्वेश्चन फिर से आया 5 नंबर के लिए फ्री के नंबर। और इसमें अच्छी बात दोस्तों, हेडर्स भी क्वेश्चन नहीं बता दिए, तो अगर हेडर्स बता दिए बहुत अच्छा है, इसके अंदर का कंटेंट आप लिख सकते हो ना। देखो देखो हमने सब डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में, आपके पास कोर कॉम्पिटेंसीज हैं। ये लो एरियाज, 3 एरियाज ए कैटेगरी, ये 3 एरियाज हैं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। इवन दोस्तों जो क्वेश्चन के हेडर्स हैं ये भी बता दिया उसने, हमें बस इनको एक्सप्लेन करना है ना। तो ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। कीवर्ड पे आपको फोकस रखना है, जो रेड में आपके पास ऑलरेडी हाईलाइटेड है, बाकी इधर उधर का आप फिर भी थोड़ा सा लिख सकते हो। कीवर्ड्स आपको अच्छे से आने चाहिए। क्लियर है? चलो 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 दोस्तों, ए कैटेगरी में से सारा क्वेश्चन आ गया, मजा आ गया।
मजा आ गया दोस्तों, बहुत ही मजा आ गया। आ जाओ अब लास्ट पार्ट। व्हाट फैक्टर्स शुड ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर व्हेन चूजिंग स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, व्हाई आर दीज फैक्टर्स इंपॉर्टेंट। तो हमें फैक्टर्स के बारे में बताना है कि जब हम एसपीएम चूज करें कौन कौन से फैक्टर्स हमारे लिए कंसीडर करने हैं और ये फैक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में से आ गया फ्री के लिए, बी कैटेगरी में से आ गया एसपीएम का, है ना, पढ़ा हुआ है ना हमने। देखो चैप्टर नंबर 5 एसपीएम वाले टॉपिक पे आ जाओ, है ना। देख लो यहां से क्वेश्चन आ गया कि कौन कौन से हमें फैक्टर्स के बारे में सोचना है ना, जब हमें एसपीएम चूज करना है। तो वो रेलेवेंस होने चाहिए, डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा क्वालिटी, डेटा टाइमलीनेस। तो यही 4 फैक्टर्स हैं जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है। सीधा क्वेश्चन आ गया रक्त, याद आया दोस्तों रक्त, है ना। डेटा की रेलेवेंस होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, टाइमलीनेस होनी चाहिए। तो आपका रक्त अच्छा होना चाहिए, तो आप यहां से मेजर्स को चूज फिर कर लोगे। तो यहीं से क्वेश्चन आ गया सीधा, व्हाई आर दीज इंपॉर्टेंट, आप यहां पे लिख सकते हो, है ना, आपके नंबर पूरे। तो इसी के साथ दोस्तों आपका एसपीएम का ये क्वेश्चन भी हैंडल हो गया, है ना। ओवरऑल हमने इसको बी कैटेगरी रखा था। तो अगर आप देखोगे सारा का सारा एमटीपी ए या बी कैटेगरी में से आया जनरली, तो आपको ए और बी कैटेगरी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। जिन्होंने अभी वो एबीसीडी एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी वो एक बार देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा, है ना। तो इसी के साथ हमने एमटीपी सॉल्व किया दोस्तों। अच्छा था एमटीपी, बट इसमें काफी ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, है ना। अब जो इंस्टीट्यूट के पेपर आते हैं उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो थोड़ा सा आगे से चेंज इन डिजाइन है, बट जैसे जो ये भी क्वेश्चन थे मैंने सब आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको मजा आया होगा। अब आप जाओ अच्छे से अपनी कैप्सूल पे ज्यादा फोकस करना, है ना। एक बार चाहिए तो इसके सजेस्टेड आंसर्स रीड कर सकते हो। जो जो पार्ट इंपॉर्टेंट थे आपको समझाने वाले थे मैंने सब समझा दिए। बाकी मेरी एक्सप्रेस रिवीजन वीडियोस वो भी आपको मिल जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके सबकी सब रिवीजन वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। 5 चैप्टर्स की आपको रिवीजन भी मिल जाएगी। चलो तो विद दिस दोस्तों लेट्स क्लोज दिस क्लास। किसी और वीडियो में कुछ और डिस्कशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।